शुरू हो जाएगा मैग्नेटिक लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो वाला शुरू हो जाएगा। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड, नहीं प्रियंका इसमें ऑनलाइन है। ऑल राइट, सो यहाँ पर लेटर से कि हमारे पास ये हेडिंग दे दो, टॉर्क acting on a current carrying loop placed in magnetic field, है ना, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके। सो लेट अस से इस तरीके से हमारे पास सेटअप है ना। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये तुम्हारा साउथ पोल हो गया। इस तरीके से तुम्हारे पास करंट कैरिंग लूप है। ठीक है, लेंथ में कह दे रही हूँ, इसका लेंथ जो है वो स्मॉल l है, इसका ब्रेथ जो है वो स्मॉल b है। करंट ऐसा फ्लो कर रहा है। ठीक, A B C D है ये। ऑल राइट, अब जो है यहाँ पर इस लूप में जो है हम लोग कह सकते हैं A से B एक करंट कैरिंग वायर है, B से C एक वायर है, C से D, और D से A को भी एक वायर की तरह ट्रीट हम लोग कर सकते हैं। ऑल राइट, सो तुम्हारा A से B में तुम्हारा करंट जा रहा है ऊपर, तो L वेक्टर हो जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ऑल राइट, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तुम्हारा नॉर्थ से साउथ। ठीक, तो L वेक्टर तुम्हारा ऊपर, नॉर्थ से साउथ तुम्हारा फील्ड है, तो L क्रॉस B अगर करेंगे तो इनटू द प्लेन आ रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर ये जो है इस वाले पे फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, है ना। एंड गुड इवनिंग हिमानी। CD वाले में तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन पलटा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेम ही है, तो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन तुम्हारा बाहर की तरफ हो गया। ऑल राइट, सो यहाँ पर अगर तुम्हारा इस तरीके से एक लूप है ना, इस एज पर तुम्हारा फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और इस एज पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। अब ये जो तुम्हारा BC है, जब वो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड के एकदम पैरेलल रहेगा तब तो कोई भी करंट, तब तो कोई भी फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करेगा। L वेक्टर और B वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही कोई एक इस तरीके से लूप कोई एंगल बनाएगा विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L ये तुम्हारा हो गया L क्रॉस B। अगेन यहाँ नहीं, कैसा सा हो रहा है तुम्हारा L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो ये तुम्हारा अंदर इस तरफ से तुम्हारा फोर्स एक्ट करेगा, नीचे वाले में अगेन ये ऐसा रहेगा अलोंग द प्लेन, इस तरीके से फोर्स एक्ट करेगा। L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, हाँ ये यहाँ पर फोर्स एक्ट करेगा ऐसा, और इन पे फोर्स एक्ट करेगा ऐसा। तो इन फोर्सेस की वजह से कोई भी टॉर्क नहीं एक्ट करेगा ना, समझ पा रहे हो। इन फोर्सेस की वजह से टॉर्क नहीं आएगा। टॉर्क किन वाले फोर्सेस की वजह से आएगा, तुम्हारा ये जो तुम्हारा AB पे एक्ट कर रहा है और CD पर एक्ट कर रहा है। ऑल राइट, और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। क्लियर है। सो यहाँ पर इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने जो है पॉइंट A या फिर हम लोग पॉइंट B और C को बना लेते हैं। ये तुम्हारा B और C, बस इन्हीं दोनों पॉइंट्स को बना रहे हैं। ये AB पे जो है नीचे की तरफ तुम्हारा फोर्स एक्ट कर रहा है, या फिर इनटू द प्लेन तुम्हारा फोर्स एक्ट कर रहा है। ऑल राइट, वैसा सा ये देख लो, लेकिन इसको हम लोग इस तरीके से शो कर देंगे। ये हो गया एक फोर्स, और दूसरा फोर्स ऐसा हो गया, है ना। ये F का वैल्यू कितना हो जा रहा है तुम्हारा IL इंटू B, इस फोर्स का भी वैल्यू हो जाएगा IL इंटू B। इन दोनों के बीच में जो तुम्हारा ये B और C के बीच का जो दूरी है वो तुम्हारा स्मॉल b है। क्लियर है, ओके। सो इन दोनों फोर्सेस की वजह से टॉर्क एक्ट करेगा। इसी तरीके का हम लोगों ने टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो दोनों पॉइंट्स पे B और C पे जो तुम्हारा फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो ऐसे फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क होता है उसको हम लोग कह देते हैं कपल। ऑल राइट, कपल की वजह से टॉर्क तुम्हारा सिंपली क्या हो जाएगा,
इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का सबसे सही तरीका क्या हो जाता है, जिस लाइन के अलोंग तुम्हारा फोर्स एक्ट करा उन लाइंस को तुम एक्सटेंड कर दो और उन लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्सेस। क्लियर है? ओके। अब जो है यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है लेट अस से कि ये हमने एक एम वेक्टर रखा है। ऑलराइट, इस वाले डायग्राम को शो कर देते हैं या फिर ऐसा हम लोग एरिया के परपेंडिकुलर जो है ना एक एम वेक्टर इंट्रोड्यूस करें, ये हमारे को जल्दी पता चल जाएगा। बी वेक्टर तुम्हारा कैसा है, ऐसा है। ऑलराइट, ये तुम्हारा बी वेक्टर है। सो एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल इज थीटा। ठीक, सो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल वुड बी 90 माइनस थीटा। क्लियर है? ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल तुम्हारा थीटा हो गया। कोई डाउट? अब मेरे को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, है ना। इस थीटा के लिए ये वाला साइड परपेंडिकुलर है। ऑलराइट, गुड इवनिंग तनीषा। गुड इवनिंग मैम। सो तुम्हारा टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क ड्यू टू मतलब कि कपल जो है उसके वजह से जो ये उसी के वजह से जो तुम्हारा टॉर्क इन दोनों फोर्सेस की वजह से इन शॉर्ट वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, मैग्नीट्यूड ऑफ द ईदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ये हो गया तुम्हारा आई एल बी इंटू स्मॉल बी साइन थीटा। तो आई स्मॉल एल इंटू बी कैपिटल बी साइन थीटा। ऑलराइट, ये तुम्हारा क्या हो गया, एल इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ द लूप आ गया। सो आई इंटू ए बी साइन थीटा हो जा रहा है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है। सो यहां पर आई इंटू ए को ही जो है हम लोग क्या कह देते हैं, दी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये हो गया तुम्हारा एम बी साइन थीटा। अब इस फॉर्मूला को देख करके लग रहा है कि ये या तो एम क्रॉस बी होगा या तो बी क्रॉस एम, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। टॉर्क जो है वो तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब अगर तुम एम क्रॉस बी कर रहे हो, यहाँ पर देखो टॉर्क जिस सेंस में लूप को घुमाने का कोशिश कर रहे हैं उसी सेंस में तुम्हारा फिंगर्स कर्ल हो रहा होगा जब एम क्रॉस बी कर रहे हो। तो ये लूप को घुमाना का कोशिश कर रहा है इन दी एंटी क्लॉकवाइज सेंस, और एम क्रॉस बी भी जब हम लोग कर रहे हैं तभी भी हमारा फिंगर्स कर्ल हो रहा है इन दी एंटी क्लॉकवाइज सेंस ओनली। तो इसीलिए डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा तुम्हारा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर है? सो यहाँ पर टाउ हो जाएगा तुम्हारा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यही चीज हम लोगों ने सीखा था डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के केस में भी। पी क्रॉस ई आ गया था, यहाँ पर पी के बदले में एम आ गया, बी के ई के बदले में मैग्नेटिक फील्ड आ गया। सो एम वेक्टर क्या हो जाता है, सिंपली तुम्हारा आई इंटू एरिया वेक्टर। ठीक है, एंड फॉर एन लूप्स तुम्हारा एम वेक्टर हो जाएगा एन इंटू आई ए वेक्टर, एन टाइम्स ऑफ आई ए वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यहां पर तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर और एम वेक्टर, क्योंकि एरिया वेक्टर के अलॉन्ग ही एम वेक्टर है। क्या करोगे, यूज आर एच टी आर एंड यहां पर भी कर्ल्ड फिंगर्स along the direction of current, तो thumb points along area vector। क्लियर है? या फिर m वेक्टर और m वेक्टर। सो टॉर्क जब निकालना रहेगा ना तुम्हारे को दो बार आर एच टी आर यूज करना है। एक तो एम वेक्टर का डायरेक्शन के लिए आर एच टी आर यूज करोगे सबसे पहले, फिर एम क्रॉस बी करोगे यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। बी वेरी केयरफुल जब टॉर्क का डायरेक्शन निकाल रहे हो। ठीक है, सबसे पहले एम वेक्टर का डायरेक्शन निकालोगे फिर एम क्रॉस बी करोगे। क्लियर है धृति? समझ पा रही है अच्छे से एवरीवन? ओके, सो डायरी में तुम्हारा क्या आ जाएगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप
placed in external uniform magnetic field, है ना। टाउ वेक्टर हो जाएगा तुम्हारा m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, टाउ का मैग्नीट्यूड हो जाएगा एम बी साइन थीटा, m इज इक्वल टू हो जाएगा m वेक्टर इज इक्वल टू n i a वेक्टर, है ना। इधर n इज नंबर ऑफ लूप्स, i इज करंट इन लूप एंड a वेक्टर हो गया द एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। डायरेक्शन यूजिंग RHTR, क्लियर है। किस किस के प्रिंट आउट्स रह रहे हैं, तुम्हारे प्रिंट आउट्स रह रहे हैं, एक बार यहाँ पर चेक कर लेना बेटा, है ना, कौन सा असाइनमेंट लिख क्या क्या रह रहे हैं। डन, ओके। सो ये वाला चीज हमारा हो गया। अब देखो हम लोगों के पास जो सर्क्यूलर लूप जो देखा था वो भी तो तुम्हारा करंट कैरिंग लूप है, वहां पर भी तुम्हारा m के फॉर्मेट में रहना चाहिए, क्या हो जाएगा I इंटू द एरिया ऑफ द लूप, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं हमारे पास एक लूप है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, हम लोगों ने इसका डेरिवेशन ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पर तुम्हारा b क्या आ गया था, ये तुम्हारा अगर x है और कैपिटल R इज दी रेडियस, है ना, तो b आ गया था तुम्हारा म्यू नॉट I R स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ठीक, फॉर सिंगल लूप अगर हम लोग बात करें। सो फॉर स्मॉल लूप का मतलब क्या हो गया, x इज मच मच ग्रेटर देन कैपिटल R, बहुत दूर चले जाएंगे, यही मेरे को लूप छुटकू सा नजर आएगा। सो इन दैट केस क्या हो जाएगा तुम्हारा b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट I R स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ x क्यूब हो जाएगा, डिनोमिनेटर में R स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना, x स्क्वायर टू द पावर 3/2 तो x क्यूब हो गया, ठीक। अब यहां पर जो है ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मतलब कि तुम्हारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो तुम्हारा रिजेम्बलेंस शो कर रहा था ऊपर वाले टॉर्क के केस में, टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस भी आया था, इलेक्ट्रिक वाले के केस में p क्रॉस e आ गया था। तो यहाँ पर भी हम लोग उसी तरीके का रिलेशन निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा शॉर्ट डाइपोल की वजह से जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया था एट एन एक्सियल पॉइंट वो था तुम्हारा 2kp/r³, ये था। तो यहाँ वहां पर k क्या था 1/4πε0, तो यहाँ पर भी जो है हम लोग μ0/4π अगर लाना चाहेंगे तभी जाकर के हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। तो इसको 2π से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये तुम्हारा रिलेशन क्या आ जाएगा तुम्हारा μ0/4π ट्वाइस ऑफ I इंटू पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई x क्यूब, क्लियर है। I इंटू पाई R स्क्वायर हो गया एरिया ऑफ द लूप, तो ये क्या, ये रहा बेटा, है ना, I इंटू एरिया ऑफ द लूप m हो गया, है ना। सो ये आ गया तुम्हारा μ0/4π 2m/x³, देखो रिजेंबल कर जा रहा है, 1/4πε0 के बदले में μ0/4π आ गया, 2 और 2 के बदले में 2 है ही, p के बदले में m आ गया डिवाइडेड बाई x³। तो अगेन एक्सियल पॉइंट पे मेरे को क्या दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी तुम्हारा सिमिलर तरीके से ही आ गया। अब अगर हम लोग m वेक्टर निकाले, यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से, मतलब कि अगर तुम राइट साइड से लूप को देखो तो मुझे लगेगा कि करंट जो है वो तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो कर रहा है, तो m वेक्टर हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, और मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो भी तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ही आया था, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो वेक्टोरियली अगर हम लोग देखेंगे तो बी वेक्टर भी जो है वो तुम्हारा m वेक्टर के अलोंग ही है। उस वाले केस में
इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में भी एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर। सो ये आ जा रहा है हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m वेक्टर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो देखो ये सारे छोटे छोटे चीजें तुम्हारे से पूछे जाएंगे कि रिजेम्बलेंस शो कर दो यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। ऑलराइट, सो ये रिलेशन तुम्हारे को ध्यान रहना चाहिए। इसी रिलेशन की मदद से जो है तुम्हारा सेंटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। सेंटर के लिए तुम्हारे को क्या पुट करना है, एक्स का वैल्यू 0 पुट कर देना बस, है ना। सेंटर पे चले जाएंगे तो एक्स का वैल्यू 0, तो इससे जो है ना तुम्हारे को 1 मार्क का चीजें पूछी जा सकती है। तो ये रिलेशन याद रखना तुम्हारे लिए जरूरी रहेगा इन दैट केस। ऑलराइट, सो ये तो यहाँ पर हमारा सर्कुलर लूप भी जो है वो एक मैग्नेटिक मोमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, फॉर एन लूप्स ये यहीं पर तुम्हारा तुम एन से भी इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और एन टाइम्स ऑफ आई इंटू पाई आर स्क्वायर, वही तुम्हारा एम वेक्टर हो जाता बस। ठीक है, सो ये वाला हो गया हमारा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये इलेक्ट्रॉन, जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे अब, है ना। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, हेडिंग दे दो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो यहाँ पर लेट अस से कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है प्लस Ze एंड इसके चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इसके चारों तरफ तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। इसका वेलोसिटी हो जाएगा तुम्हारा ऐसा, और ये ऐसा रहा। ठीक है, ये रेडियस r हो गया। ठीक, सो इलेक्ट्रॉन अगर तुम्हारा मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट होगा, करंट हो जाएगा तुम्हारा क्लॉकवाइज सेंस में, है ना। अब m वेक्टर जो है या फिर म्यू वेक्टर जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनटू द प्लेन हो जाएगा, है ना। और ये तुम्हारा r वेक्टर हो गया, ये तुम्हारा r वेक्टर हो गया लेटर से। ठीक, सो फिलहाल जो है मुझे क्या चाहिए, मेरे को सिंपली चाहिए म्यू का वैल्यू। म्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, म्यू हो जाएगा I इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना, करंट इंटू पाई आर स्क्वायर। इस केस में तुम्हारा करंट कितना हो जाएगा, चार्ज कितना मूव कर रहा है, E डिवाइडेड बाई दी टाइम पीरियड, Q बाई T होता है, एवरेज करंट का ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो नेट चार्ज जो मूव कर रहा है वो है तुम्हारा E, टाइम पीरियड हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई आर बाई वी, डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना। सो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी। किसी को कोई डाउट, इसको Q डिवाइडेड बाई T कर रहा है बस, इंटू पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पर से पाई आर ये तुम्हारा कैंसिल आ गया और कैंसिल हो गया, और ये हो गया तुम्हारा ई वी आर डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया तुम्हारा म्यू। म्यू वेक्टर मेरे को पता है इट इज इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन है तो इसको हम लोग क्रॉस से शो कर देते हैं। कोई डाउट, ओके। अब यहाँ पर जो है ना हम लोग म्यू डिवाइडेड बाई एल निकालते हैं। एल क्या हो जाता है तुम्हारा, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है तुम्हारा आर क्रॉस पी वेक्टर। पी वेक्टर का मतलब हो गया P इज M इंटू वी वेक्टर। ऑल राइट, तो आर क्रॉस वी वेक्टर कर दोगे तो तभी तुम्हारा आर क्रॉस पी का भी डायरेक्शन आ जाएगा। कोई डाउट, है ना। एल वेक्टर हो जाता है तुम्हारा आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, तो आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। आर वेक्टर हम लोग किसके अबाउट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देख रहे हैं, सॉरी एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस के अबाउट। ऑल राइट, तो आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर करेंगे, वो आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है तो इसका डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन आ जाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो जाएगा, ये आर एम वी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर। क्या है एंगल बिटवीन आर एंड वी, 90 डिग्री होगा, है ना। रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा साइन ऑफ 90, तो ये हो गया तुम्हारा एम वी आर, और ये हो गया तुम्हारा आउट ऑफ द प्लेन।
ये डायरेक्शन आ गया तुम्हारा आउट ऑफ द प्लेन। तो दोनों म्यू और एल जो है वो तुम्हारा डायरेक्शन वाइज कैसे है, उल्टे हैं। क्लियर है। अब जो है अगर मैं म्यू डिवाइडेड बाई एल कर दूं, म्यू मैग्नीट्यूड्स को डिवाइड करी, म्यू डिवाइडेड बाई एल कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ई वी आर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई एम वी आर। तो वी आर गया और ये आ गया तुम्हारा ई बाई 2m। ये तुम्हारा कांस्टेंट आ जा रहा है ना। इन अदर वर्ड्स म्यू को हम लोग लिख सकते हैं एज ई एल डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, ऑलराइट। सो एक तो तुम्हारे से ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है, म्यू बाई एल प्रूफ करो कि वो तुम्हारा एक कांस्टेंट है। तो म्यू डिवाइडेड बाई एल जो है वो तुम्हारा कांस्टेंट होता है। इस रेशियो को हम लोग कह देते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो, और इसका वैल्यू हो जाता है तुम्हारा 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम पर केजी, है ना। ये तुम्हारा म्यू बाई एल इज इक्वल टू ई बाई 2m। इसको हम लोग कह दे रहे हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर E का वैल्यू जो है वो तुम्हारा फिक्स्ड है, E इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, M जो है वो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, और इसका वैल्यू आ जा रहा है तुम्हारा 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम पर kg। ऑलराइट। सो फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, सब लोग डायरी ओपन करो, हेडिंग दो, डायरी ओपन करके हेडिंग दो। और इस केस में जो है नीचे वाला जो बॉक्स है, सिर्फ ये बॉक्स जाएगा तुम्हारा डायरी में। क्लियर है, हेडिंग दे दिया सबने, नीचे वाला बॉक्स लिख लो। म्यू बाई एल इज इक्वल टू ई बाई 2m होता है, जिसको हम लोग कह दे रहे जायरोमैग्नेटिक रेशियो। इसका वैल्यू को नोट कर लो। डन, ओके। इसमें तुम्हारा नेक्स्ट क्या आ जाता है, म्यू इज इक्वल टू ई एल बाई 2m है। ऑलराइट, फ्रॉम बोर क्वांटाइजेशन रूल हमारे को पता है, फ्रॉम बोर क्वांटाइजेशन रूल एल का वैल्यू हो जाता है एन एच बाई 2 पाई। सो म्यू का वैल्यू हो जाएगा ई बाई 2m एन एच बाई 2 पाई। करेक्ट है। फर्स्ट स्टेबल ऑर्बिट्स एल इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई होता है। फोर्थ सॉरी, हाँ। सो अगर मेरे को म्यू का मिनिमम वैल्यू, एन का वैल्यू क्या हो जाता है, एन का वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। ऑलराइट, ये तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। फॉर म्यू मिनिमम एन इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो म्यू मिनिमम क्या आ जाएगा तुम्हारा ई एच बाई 4 पाई एम, और इसे क्या देते हैं हम लोग, बोर मैग्नेटॉन। क्लियर है। बोर मैग्नेटॉन का भी वैल्यू को नोट कर लो। बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू हो जाएगा 9.27 इंटू 10 टू द पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। सो अब डायरी में क्या लिखोगे, उसी में कंटिन्यूड रहेगा, उसी टॉपिक के अंदर। म्यू बाई एल तुमने लिख रखा है ई बाई 2m, सो इसको लिख दो म्यू इज इक्वल टू ई एल बाई 2m ई बाई 2m एन एच बाई 2 पाई, है ना। यहाँ पर लिख दो एल इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। सो म्यू मिनिमम, ये ना इससे जो ना छोटा छोटा सवाल आने का ज्यादा चांसेस है,
पूरा डेरिवेशन से ज्यादा जो है डायरेक्ट तुम्हारे को 1 मार्क्स के आने के चांसेस है। सो म्यू मिनिमम में हो जाएगा EH/4πm, n इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, एंड म्यू मिनिमम को के वैल्यू को लिख लो 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग क्या दे रहे हैं, बोर मैग्नेटॉन। (9.27) और इसको हम लोग क्या दे रहे हैं, बोर मैग्नेटॉन। क्लियर है? डन एवरीवन? ओके, ये लो। हो गया? ऑल राइट, सो इसके बाद मेरे को लगता है तुम लोग का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ही रह रहा है। यस, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, सो अब हमारा आ जाएगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये इस वाले चैप्टर का मैंने तुम लोग को दे दिया था क्या, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का? सॉरी, नहीं दिया मैंने। ठीक है, कर लेते हैं। सी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी तुम्हारा होता क्या है, अंदर जो है तुम्हारे कॉइल्स रहते हैं, है ना, जिसके थ्रू जब करंट, मतलब कि इस तरीके से तुम्हारा कॉइल रहता है। एक सेकंड, ये रहा, ये तुम्हारे से चांसेस कम है कि ये डायग्राम वगैरह पूछ करके तुम्हारे से बोलेगा, बट देन हाँ पता होना चाहिए। तुम लोग को बनवा रखा है मैंने ऑलरेडी, इसको बना भी लेना। ये यहाँ पर तुम्हारे पास कॉइल है, ऑलराइट। इस कॉइल में और इस कॉइल को जो है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में प्लेस किया गया है। हमारे को पता है कि कॉइल में जैसे करंट फ्लो होगा वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंसेस टॉर्क प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो अब क्या हो रहा है, इस कॉइल के ऊपर तुम्हारा स्प्रिंग रहता है जिसके ऊपर तुम्हारा ये पॉइंटर कनेक्टेड है, ऑलराइट। सो यहाँ पर जैसे ही ये कॉइल में ट्विस्ट आएगा, ये कॉइल में ट्विस्ट आएगा तो ये पॉइंटर भी तुम्हारा मूव करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम तुम्हारा जब स्प्रिंग में भी ट्विस्ट आएगा तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क भी उसमें आ जाएगा, ऑलराइट। वो क्या चाहेगा, स्प्रिंग जो है वो ट्विस्ट अपना ट्विस्टेड फॉर्म में नहीं रहना पसंद करेगा। सो क्या होता है, जब तुम्हारा कॉइल जो है एक पॉइंट पे खाली, लेटर से कि इस पॉइंट पे खाली पॉइंट कर रहा है, या फिर हम लोग मान लेते हैं जहां पर शो किया गया है पॉइंटर इसी पॉइंट पर स्टेबल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, करंट के वजह से जितना टॉर्क एग्जर्ट हो रहा है उतना ही तुम्हारा स्प्रिंग की वजह से रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, तभी जाकर के टॉर्क क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहे हैं। मतलब जिस सेंस में तुम स्प्रिंग को ट्विस्ट कर रहे हो, स्प्रिंग उल्टे सेंस में टॉर्क को प्रोड्यूस करेगा ना, उसके जो तुम्हारा रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क और एक्सटर्नल टॉर्क जैसे तुम्हारा सेम हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो उसी वक्त जो है वहां पर ही तुम्हारा पॉइंटर जो है वो रुक जाएगा और हमारे को रीडिंग मिलता है। ठीक है, जितना ज्यादा कॉइल में करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा कॉइल में ट्विस्ट आएगा। अर्णव इधर ध्यान, है ना, उतना ही ज्यादा कॉइल में ट्विस्ट आएगा तो उतना ही ज्यादा वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब ट्विस्ट इन द कॉइल जो है, जो तुम्हारा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा ये कॉइल, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, n नंबर ऑफ लूप्स अगर है, NIAB साइन थीटा, ये हो जाएगा। सो थीटा के ऊपर डिपेंडेंसी जो है यहाँ पर मुझे नहीं चाहिए, मैं बस ये चाहती हूँ कि गैल्वेनोमीटर जो है वो मेरे करंट के हिसाब से डिफ्लेक्शन शो करे, तभी जाकर के तो हम लोग करंट के हिसाब से रीडिंग लेंगे। सो यहाँ पर इसी वजह से जो है तुम्हारा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रहता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से होता क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो तुम्हारा हमेशा लूप के परपेंडिकुलर आ जाता है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 90 डिग्री। तो इन दैट केस टाउ जो है वो हो जाता है तुम्हारा NIAB। ये टॉर्क क्या है, ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द लूप,
ऑल राइट, एंड दिस इज इक्वल टू द रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। रीस्टोरिंग क्या टॉर्क कितना हो जाता है, k इंटू 5। क्लियर है, ये तुम्हारा क्या हो गया, द रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क k5 हो जाता तुम्हारा रीस्टोरिंग टॉर्क, और ये हो जाता है टॉर्क ड्यू टू करंट इन लूप। चलो इसको बना लो, इसको फटाफट करके लिखो। फाई जो है वो तुम्हारा डिफ्लेक्शन है, फाई जो है वो तुम्हारा डिफ्लेक्शन है ना, और के को जो है हम लोग कहते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। कब है, फ्राइडे को, सेकेंड फ्री बोर्ड। फ्राइडे को ही फिजिक्स है। पीछे बात सेकेंड बुक वाले तो तुम्हारे को ध्यान रहना चाहिए, वो तो हम लोग का रिसेंट में खत्म हुआ है ना, और अभी देखो तुम्हारा काफी हद तक रिवीजन हो ही जा रहा है। कोई बात है, मैं यहाँ पर भी तुम लोगों का फुल टेस्ट लूंगी, एक बार कंप्लीट हो जाए, एक बार बुक 1 हो जाए तो बुक 1 का एक बार फुल टेस्ट ले लूंगी, ठीक है, या फिर 35 मार्क्स का ही टेस्ट ले लूंगी, और बुक 2 हो जाएगा, उसके बाद फिर तुम्हारा खाली बुक 2 का भी होगा, फिर बुक 1 और बुक 2 का मिला करके टेस्ट। आई एम एक्सपेक्टिंग जनवरी एंड तक हो जाएगा, जनवरी एंड एट मैक्स, मतलब कि उसके बाद तुम्हारा टेस्ट रहेगा, और उसके बाद फिर से एक और क्विक रिवीजन, ये वो सारा सब कुछ रहेगा। क्या बाबू, बोर्ड एग्जाम में, लेकिन उससे तुम लोगों को मुझे रिलीव तो कर देना पड़ेगा ना उससे पहले, मतलब 13 से तुम लोगों का पेपर शुरू है ना एक्चुअली, इन लोगों का तो रिलैक्स्ड है थोड़ा, सीबीएसई वालों का, और बहुत अच्छा टाइम टेबल आया है, लेट शुरू होकर के जल्दी फटाफट करके खत्म भी हो रहा है। लास्ट टाइम भी बहुत बढ़िया बैलेंस्ड ये था जो इनका टाइम टेबल था सीबीएसई वालों, मंडे टू एक हफ्ते का है ना इन लोगों का, 4 दिन 5 दिन ऐसे ऐसे 5 डेज का ऐसे इस तरीके का, तो बहुत ही डिसेंट गैप है। हाँ ये सब इन लोगों के में नहीं हो रहा। डन, February 5 तक मुझे लग रहा है कि एक्सटेंड होगा ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद फिर तुम्हारा थोड़ा थोड़ा गैप में टेस्ट में रख लूंगी यहाँ पे। डन है ना, सो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर वो तुम्हारा कितना आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा NIAB/K। ये हो गया तुम्हारा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन दी गैल्वेनोमीटर, जब करंट I फ्लो कर रहा है, N नंबर ऑफ टर्न्स है, A एरिया ऑफ द लूप, B मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी तुम्हारा चेंज नहीं होगा, K टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग है, तो सारा सब कुछ तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, तो डिफ्लेक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल आ जा रहा है I के, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ग्रेजुएटेड रहता है तुम्हारा गैल्वेनोमीटर की, कितना करंट में कितना डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, उस हिसाब से तुम्हारा गैल्वेनोमीटर को ग्रेजुएट किया जाता है, ठीक है। अब आ जाता है इसमें तुम्हारा, एक तो हो जाता है करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी हो जाता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, इसको मैं फाई आई से डिनोट कर रही हूँ, ये हो जाएगा तुम्हारा फाई डिवाइडेड बाई आई, तो NAB/K आ जा रहा है, अग्रीड, कोई डाउट। तो खाली अगर मुझे करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना रहे, सिर्फ और सिर्फ करंट सेंसिटिविटी का मैं बात कर रही हूँ, तो हम लोग या तो खाली नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें, या फिर एरिया ऑफ द लूप को बढ़ा दें, या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रखें, और के को अगर हम लोग कम कर देंगे, टॉर्जनल कांस्टेंट को अगर हम लोग कम करेंगे, तभी भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला देकर के हमारे को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा वोल्टेज, वोल्टेज
सेंसिटिविटी, फाइव वी से डिनोट करते हैं इसको, तो ये हो जाता है 5 डिवाइडेड बाई वी। 5 है तुम्हारा NIAB बाई के, और ये डिनोमिनेटर में एक v है। ये जो टर्म है तुम्हारे पास I बाई वी, वो हो जाता तुम्हारा 1 बाई रेजिस्टेंस। सो ये हो जाता है NAB बाई KR। क्लियर है? डन? ओके। सो अब तुम यहां पर ध्यान दो, वोल्टेज सेंसिटिविटी के केस में तुम अगर खाली नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दोगे तो हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी हम लोग नहीं कहेंगे कि वो बढ़ जाएगा। रीजन क्या है कि जब हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं तो लेंथ ऑफ दी कॉइल तुम्हारा बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस भी तुम्हारा साथ में बढ़ रहा है। तो हम लोग एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के नहीं कह सकते। सिमिलरली हम लोग एरिया ऑफ द लूप के लिए भी नहीं कह सकते। एरिया ऑफ द लूप अगर बढ़ाएंगे अगेन तुम्हारा क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट रिलेशन नहीं कह सकते NA और R के साथ, है ना, क्योंकि N को चेंज करोगे तो R भी चेंज होगा, A को चेंज करोगे तभी भी R चेंज होगा। तो डायरेक्टली नहीं कह सकते। जिस तरीके से हम लोग सिर्फ करंट सेंसिटिविटी का अगर बात करें तो तब हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ रहा है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़े, ऐसा नहीं होगा। ऑलराइट। सो अगर दोनों को बढ़ाना है, वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी दोनों को बढ़ाना है, तो हम लोग किसको छेड़ेंगे, के को अगर हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे तो दोनों बढ़ेगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी एज वेल एज करंट सेंसिटिविटी। और मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तभी भी दोनों बढ़ेगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी एज वेल एज करंट सेंसिटिविटी। क्लियर है अच्छे से? ओके। सो डायरी में लिखो अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो है तुम्हारा NIAB इज इक्वल टू K हो जाता है, फाई इज इक्वल टू NIAB बाई K हो गया। ऑलराइट। सो यहाँ पर एक और चीज, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड is used so that B is perpendicular to M vector और एरिया वेक्टर। ठीक है, ये छोटे छोटे 1-1 मार्क के तुम्हारे से पूछे जा सकते हैं कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का रीजन क्या है। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा इसमें करंट सेंसिटिविटी फाई आई विच इज फाई अपॉन आई, ये हो गया NAB बाई K। वोल्टेज सेंसिटिविटी 5V, ये हो जाता है 5 डिवाइडेड बाई V, तो ये हो जाता है NIAB बाई KV, तो ये हो गया तुम्हारा NAB बाई KR। ठीक है, यहां पर लिख देना है R रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। फिर टू इंक्रीज बोथ फाई आई एंड फाई वी, इसके लिए क्या हो जाएगा, इंक्रीज B और डिक्रीज K। ये हो गया तुम्हारा डायरी का। तनिषा अच्छे से नोट करिए सारा सब कुछ। हिमानी, समृद्धि, ओके। क्या बेटा? नहीं नहीं नहीं, टिशा का तो NID का एग्जाम है शायद संडे को, तो वो लिखी है मुझे कि वो नहीं। क्या? हाँ, तो उसका उसने मुझे बता दिया है। और सद्भव मेरे को बहुत बाहर गया हुआ है। क्लियर है?
ये हो गया। ऑल राइट, सो ये हमारा हो गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में खाली करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब हमारा आ जाता है कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एंड वोल्टमीटर, है ना। सो सबसे पहला देख लेते हैं हम लोग कन्वर्जन इनटू एमीटर। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एमीटर किस लिए यूज होता है। एमीटर क्या करता है, मेजर्स करंट। कैसे कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, ताकि जो भी करंट मुझे मेजर करना है वो हमारा क्या रिक्वायरमेंट रहेगा कि वो एमीटर के थ्रू पास करे पूरा का पूरा। सो कनेक्टेड इन सीरीज। साथ के साथ हमारा आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ, वेरी गुड, आइडियल एमीटर हो जाता है 0, है ना। इसका रीजन क्या है, अगर मैं एमीटर कनेक्ट कर रही हूँ किसी भी सर्किट में, ऑलराइट, मेरा रिक्वायरमेंट ये रहेगा कि जितना पहले एमीटर को कनेक्ट करने से पहले जितना करंट फ्लो कर रहा था अभी भी उतना ही करंट फ्लो करे पूरे सर्किट में, ये मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा, है ना। तो अगर एमीटर का कोई एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा तो पूरे के पूरे इसका क्या कहते हैं, पूरे के पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पूरे के पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट जो है वो पहले से कम हो जाएगा, जो हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस तो 0 है, लेकिन क्या हम लोग 0 रेजिस्टेंस ला सकते हैं, 0 रेजिस्टेंस नहीं ला सकते। तो एमीटर में हम लोग एक चीज जरूर कर सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस को जो है बहुत मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं, कम जरूर कर सकते हैं। रेजिस्टेंस को कम करने का तरीका क्या हो जाता है, कैसे हमारे को रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना चाहिए, सीरीज में कि पैरेलल में। पैरेलल में जो तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, जिन भी रेजिस्टेंस को मैंने, लेटर से कि मैंने 3 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करा, उनमें से जो तुम्हारा मिनिमम रेजिस्टेंस होगा ना, उससे भी तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम आएगा इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऑलराइट, सो यहाँ पर इस तरीके से तुम ध्यान रख सकते हो कि अगर मुझे किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, उस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कम करना होगा। उस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को अगर मुझे कम करना है तो मैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दूंगी। उस छोटे से रेजिस्टेंस को लगाने से फायदा ये हो जाएगा कि जो तुम्हारा कन्वर्टेड डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस जो है उस छोटे से रेजिस्टेंस से भी कम रहेगा, है ना। 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है ना, ठीक है। तो पैरेलल के केस में क्या ध्यान रखना है तुम्हारे को कि जितने भी तुम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो उसमें जो तुम्हारा मिनिमम रेजिस्टेंस है जिसका, उससे भी कम आएगा रिजल्ट ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर है, ओके। सो कन्वर्जन टू एमीटर, तो सबसे पहले तो गैल्वेनोमीटर के बारे में सीख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर में क्या क्या रहता है, क्या क्या हमारा रिक्वायरमेंट है। सो ये तुम्हारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, कैपिटल जी इसका रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ ये तुम्हारा 0 पॉइंट है, ये तुम्हारा मैक्सिमम पॉइंट है, ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ऑल राइट, सो लेट अस से कि ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो तब करता है ये गैल्वेनोमीटर जब इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है IG। सो कैपिटल G इज रेजिस्टेंस ऑफ galvanometer, IG is maximum deflection current in galvanometer, maximum deflection current of galvanometer, ठीक है। So when it is converted into an ammeter, तो हम लोग क्या करेंगे, ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है ना, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल में जो है हम लोग एक रेजिस्टेंस लगा देंगे छोटू सा, और उसको हम लोग आए क्या, हाँ बिल्कुल होगा, अभी तो मैं लिख ही रही हूँ बस। सो यहाँ पर जो है हम लोग छोटा सा रेजिस्टेंस एक
पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे एंड उसे हम लोग कह देंगे एस। वेरी वेरी गुड, शंट इसे कह देंगे। ऑल राइट, सो बेसिकली हो क्या रहा है, ये गैल्वेनोमीटर जो मैक्सिमम करंट शो कर रहा है वो आईजी है। अब लेटर से कि मेरे को इससे भी ज्यादा करंट मेजर करना है ना। तो ये जो पूरा का पूरा तुम्हारा ये दिस इज योर एमीटर, इस पूरे शंट के साथ गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा दिया शंट, ये हो गया तुम्हारा एमीटर। ठीक है, अब मैं क्या चाह रही हूँ बेसिकली, यहाँ पर मैं आईजी से ज्यादा करंट को मेजर करना चाह रही हूँ। मैं इस गैल्वेनोमीटर को इस तरीके से कन्वर्ट करना चाह रही हूँ सच दैट कि वो ज्यादा करंट को मेजर करे, है ना। आईजी से तो ज्यादा तुम्हारा मेजर नहीं कर पा रहा था अकेला गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जब मैंने इस तरीके से शंट लगा दिया, अब मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि आई करंट को वो शो करे, मैक्सिमम जो करंट वो मैक्सिमम करंट का जो रीडिंग वो दे सकता है कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर, वो किसका हो, आई का हो, है ना। सो आई यहाँ पर क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट ऑफ द एमीटर। कोई डाउट? अच्छा, इसमें जो है ना तुम्हारा फॉर्मूला से ज्यादा मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि तुम लोग हमेशा ये गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है चाहे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, इन ईदर केस न्यूमेरिकल पूछे चाहे जो भी पूछे, डायग्राम बनाओ। डायग्राम बना करके तुम्हारे को खाली एक फॉर्मूला से तुम्हारे को समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। सो डोंट गो विदाउट डायग्राम, डायग्राम डेफिनेटली बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो तुम्हारा कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करे जब इसके थ्रू आई करंट फ्लो हो रहा। ऑल राइट, अब मेरे को चेहरा किसका दिखने वाला है, जब मैं डिफ्लेक्शन की मदद से करंट को रीड करूंगी मुझे फेस दिखने वाला है इस गैल्वेनोमीटर का। और मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि जब इस ब्रांच में करंट आई फ्लो कर रहा है तब यहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को पॉइंट करे, ये मेरा रिक्वायरमेंट है। अब अकेला गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब शो कर रहा था, जब उसके थ्रू वेरी गुड आईजी करंट फ्लो कर रहा था। तो यहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ पर आकर के करंट जो है दो उसमें बढ़ जाएगा, और गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो तुम्हारा करंट फ्लो करेगा वो कितना होना चाहिए, आईजी, और बाकी का बचा हुआ करंट किसके थ्रू, वेरी वेरी गुड, शंट के थ्रू। सो शंट के थ्रू जो तुम्हारा करंट फ्लो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा आई माइनस आई जी। क्लियर है? सो यहां पर अब तुम्हारा क्या हो जा रहा है, गैल्वेनोमीटर और ये शंट दोनों तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ऑल राइट, सो यहां पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, दोनों अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा एस के अक्रॉस भी है। क्यों? क्योंकि दोनों तुम्हारा सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। ऑल राइट, सो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, आई जी इंटू जी, है ना, करंट इंटू रेजिस्टेंस, yes, is equal to I minus Ig into S. So this is your working formula. अब इसके मदद से तुम्हारे को कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तुम्हारे को शंट पूछेगा तो S का वैल्यू तुम निकाल दोगे, तुमको Ig पूछेगा तो Ig का वैल्यू, तुमको I का वैल्यू पूछेगा तो I का वैल्यू, X Y Z कुछ भी पूछे तुम उस चीज को निकाल दोगे यहाँ से। कोई डाउट? ओके, सो ये तुम्हारा मेन वर्किंग फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ पर तुम्हारे को क्या ध्यान रखना है कि कैपिटल आई करंट जब तुम्हारा फ्लो कर रहा है तब अगर ये तुम्हारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो चेहरा मुझे गैल्वेनोमीटर का दिख रहा है, तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो होना पड़ेगा आई जी, बस। तो बाकी का बचा हुआ फ्लो कर जाएगा शंट के थ्रू, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को इक्वेट कर दो। ठीक, सो ये हो गया तुम्हारा ये एमीटर का में जब हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये तुम्हारा वर्किंग फॉर्मूला होगा। इसमें से कुछ भी पूछे तुम अकॉर्डिंगली तुम आगे पीछे करके इसको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट आ जाता तुम्हारा कन्वर्जन इनटू वोल्ट मीटर, कन्वर्जन इनटू वोल्ट मीटर। तो उसके लिए जो है हम लोग वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ लेते पहले। मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, इसको यूज किया जाता है टू मेजर दी
पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस उसको मेजर करना है, ये यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है लेटर से आई और ये रेजिस्टेंस है आर, तो मुझे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। जिन दो भी पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, उसी दोनों पॉइंट के बीच में मुझे वोल्टमीटर को कनेक्ट करना होगा। तो वोल्टमीटर का कनेक्शन हो गया पैरेलल। ऑल राइट, सो कनेक्टेड इन पैरेलल। डाउट? ओके, कनेक्टेड इन पैरेलल हो गया। और तीसरा क्या होगा, जब यहाँ पर वोल्टमीटर को कनेक्ट करने से पहले रेजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा था, आई। वोल्टमीटर को कनेक्ट कर लेने के बाद भी मैं क्या चाहूंगी कि पूरा का पूरा करंट पहले भी आर के थ्रू फ्लो कर रहा था, अभी भी आर के थ्रू ही फ्लो करे, वोल्टमीटर के थ्रू कोई भी करंट ना जाए। ये मेरा आइडियल रिक्वायरमेंट होगा। सो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाना चाहिए, अगर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर करंट आकर के पूरे तरीके से वोल्टमीटर ब्लॉक कर दे, अपने थ्रू करंट को फ्लो ही ना करने दे, तो रेजिस्टेंस इसका मतलब इनफाइनाइटली हाई हो जाएगा। ऑल राइट, सो रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज इनफाइनाइट, है ना। टेंड्स टू इन्फिनिटी हम लोग कहेंगे, इनफाइनाइट तुम्हारा उसका कोई फिक्स वैल्यू है नहीं, ठीक है। सो यहाँ से एक चीज मुझे क्या समझ में आ जा रहा है कि अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कनेक्ट करना है तो उसके रेजिस्टेंस को मेरे को बहुत हाई रखना पड़ेगा। बहुत हाई अगर रखना है तो एक ही उपाय है कि हम लोग एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दे सीरीज में, क्योंकि सीरीज में क्या हो जाता है, सारे रेजिस्टेंसेस का वैल्यू ऐड अप होता है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है हाईएस्ट रेजिस्टेंस के भी से भी ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐड ही हो रहा है। क्लियर है? सो यहाँ पर जब तुम्हारा कन्वर्जन होगा, ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर हो गया, यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन वगैरह शो कर रहा है, इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे रहे हैं, इसको RH कह देते हैं। है ना। अब गैल्वेनोमीटर का मेरे को दो इन्फॉर्मेशन हमेशा पता होना चाहिए कि कब वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर रहा है और उसका खुद का रेजिस्टेंस क्या है गैल्वेनोमीटर का। ये दोनों इन्फॉर्मेशन जो मैंने ऊपर लिखवा दिया वो चीज तो हमारे यहाँ पर है, गैल्वेनोमीटर के बारे में पता चल गया। उसके सीरीज में हम लोगों ने लगा दिया हाई रेजिस्टेंस, इसको अब यूज कर रहे हैं एज अ वोल्टमीटर, है ना। तो इसको यूज किया जा रहा है एज वोल्टमीटर, ये अब वोल्टमीटर की तरह यूज किया जा रहा है। अब अगेन मेरा रिक्वायरमेंट क्या हो जा रहा है, लेट अस से कि मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पर भी कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि जब ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V का है, तब हमारा जो वोल्टमीटर है वो क्या शो करे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, है ना। V पोटेंशियल डिफरेंस जब रहेगा अक्रॉस द वोल्टमीटर, तब मेरा रिक्वायरमेंट है कि ये जो वोल्टमीटर है वो क्या शो करे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। सो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब V का है, तब अगर ये वोल्टमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मुझे अगेन चेहरा किसका दिख रहा है, गैल्वेनोमीटर का चेहरा दिख रहा है, उसके अंदर हमने कनेक्शन करा है, मुझे चेहरा किसका दिख रहा है, गैल्वेनोमीटर में। रीडिंग तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू ही ले रही हूँ। सो जब पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में V का है, तब मेरा रिक्वायरमेंट है कि ये जो तुम्हारा वोल्टमीटर है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करे। अब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट कितना फ्लो होना चाहिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए, IG, है ना। सो यहाँ पर जो तुम्हारा करंट फ्लो हो रहा होगा ऊपर वाले ब्रांच में, वो हो जाएगा, मतलब कि इस कन्वर्टेड वोल्टमीटर के थ्रू भी जो तुम्हारा करंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, IG, तभी जाकर के वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। एंड इस इंस्टेंट पर तुम्हारा A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। सो यहाँ पर मेरा वर्किंग इक्वेशन क्या हो जाता है, V इज इक्वल टू IG इंटू कैपिटल G प्लस RH। कैपिटल G प्लस RH क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, ये दोनों कैसा है, सीरीज में है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इज कैपिटल G और ये RH जो इसके साथ सीरीज में, ये मेरा वर्किंग इक्वेशन हो गया। अब इससे तुम्हारे पूछा जा सकता है
क्लियर है? सो ये हमारा पूरा का पूरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी खत्म। क्या? हाँ, तुम्हारा तुम्हारा इनफैक्ट वो पूरा यूनिट खत्म हो गया। मैग्नेट नहीं, उसमें तो तुम्हारा भी मैग्नेटिज्म एंड मैटर वगैरह। ओके, आईसीएससी वालों का जो है ना मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, आईएससी वालों का जो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर में बहुत कुछ डिडक्ट हुआ है, सीबीएसई वालों का है। ठीक है? नहीं, सीबीएसई वालों को मैं बाद में करवाऊंगी, क्योंकि उन लोगों के पास ज्यादा टाइम है और आईसीएसई वालों के पास कम टाइम है। ऑलराइट, पेपर के बीच में तो तुम लोग अपना रिवीजन करेगा ना रे, उस टाइम के लिए थोड़ी मैं छोड़ के रखूंगी कि उस टाइम पे करवाऊंगी। हाँ, उस टाइम पे तुम लोगों को खाली पेपर सॉल्विंग ही रहेगा। 10 ईयर्स तो तुम्हारे पास ही, मैं यहाँ पर बिठा करके तुम लोगों को पेपर सॉल्व करवाऊंगी, है ना? यहाँ पर बिठा करके सॉल्व करवाऊंगी, इनफैक्ट सीबीएसई के टाइम पे भी। क्या 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 क्या? हाँ ठीक है, उस तरीके से मैं तुम लोगों को पेपर सेट कर दूंगी, और तुम लोग का भी, सीबीएसई वालों का भी यही होगा। तुम लोग का 6 दिन है, तो उस बीच में मैं सोच रही हूँ कि 3 डेज के गैप में, मतलब कि 2 दिन, और थर्ड डे तुम लोग का एक पेपर ले लूंगी, और जिस दिन पेपर है तुम लोग का उसके अगेन एक जस्ट द डे बिफोर, नहीं उससे एक दिन पहले, जस्ट द डे बिफोर तुम्हारे को खाली डायरी रिवाइज करना और रिलैक्स करना है, सोना है बस, ये करना है। क्या मूवी दिखाने वाले कौन? एक दिन पहले मैंने क्या कहा? मैं कह रही थी कि अगर तुम लोग अच्छे से पढ़ लोगे तो मूवी देखने लायक रहोगे, और एक दिन पहले तुम्हारे को रिलैक्स ही करना है। ठीक है, सो ये तुम्हारा वर्किंग फॉर्मूला हो गया। चलो डायरी 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 में कहाँ तक लिखवाया मैंने? ये वाला लिखवा दिया ना, कन्वर्जन। डायरी नोट्स, डायरी में तुम्हारा सबसे पहला आ जाएगा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, है ना? एक तो रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज इक्वल टू 0। गैल्वेनोमीटर को जब हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर हो गया, ये इसके थ्रू आईजी करंट हो गया, यहाँ पर तुम्हारा आई करंट आ रहा है, और इधर तुम्हारा शंट है, और यहाँ पर करंट फ्लो करेगा आई माइनस आई जी। ऑल राइट, सो यहाँ पर तुम्हारा जो वर्किंग फॉर्मूला हो जाता है आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। अच्छा, ये जो तुम्हारा कन्वर्टेड एम मीटर है, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? वेरी लेस तो हो जाएगा मैथमेटिकली, बट 1/r एमीटर इज इक्वल टू 1/g प्लस 1/s, दोनों पैरेलल में है ना। कैपिटल G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, तो RA हो जाएगा तुम्हारा GS अपॉन G प्लस S। तुम्हारे को रिजल्टिंग एमीटर का भी रेजिस्टेंस पूछा जा सकता है, ठीक है? और यहाँ पर लिख लो, अगर किसी को भी कंफ्यूजन है, कैपिटल G क्या है तुम्हारा? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, IG मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है? एंड आई हो जाएगा द मैक्सिमम करंट मेजर्ड बाय द एमीटर, है ना? आई हो जाएगा मैक्सिमम करंट मेजर्ड बाय एमीटर। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारा कन्वर्जन टू वोल्ट मीटर, है ना? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, ठीक। सो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जा रहा है? अगेन गैल्वेनोमीटर है, इसके सीरीज में हमने हाई रेजिस्टेंस लगा दिया है। ये तब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा जब A
और बी के बीच में, जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैंने ये कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर यानी कि वोल्ट मीटर को जिन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट कर रहा है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस V का है, तब मेरा रिक्वायरमेंट है कि ये तुम्हारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करे। तो ऊपर वाले ब्रांच से वापस से IG को ही फ्लो करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को पॉइंट करेगा। सो यहाँ पर तुम्हारा वर्किंग फॉर्मूला हो जाता है IG इंटू जी प्लस RH इज इक्वल टू V। दिस इज योर वर्किंग फॉर्मूला। रेजिस्टेंस ऑफ द कन्वर्टेड वोल्ट मीटर वो हो जाएगा तुम्हारा G प्लस RH सिंपली, है ना। और यहाँ पर भी तुम्हारे सेम चीजें IG G ये सब तो तुमने ऊपर लिख लिया। सो ये हो गया तुम्हारा वर्किंग फॉर्मूला। ऑलराइट, इसका वर्कशीट में तुम्हारे को दे दूंगी कल, ठीक। एंड कल से हमारा शुरू हो जाएगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। वो तो मेरे को लगता है कल में खत्म हो जाएगा उसमें तुम्हारा। अच्छा नहीं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का जो भी तुम लोगों का CBSE वालों का है वो मैं उन लोगों को लास्ट में करवाऊंगी, ठीक है। हाँ, तुम लोगों का कट गया है, वो पूरा नहीं है, तो तुम लोगों का शुरू हो जाएगा अब सीधा सीधा। मेरे को लगता है कि वो बार मैग्नेट से इक्विवेलेंट सोलेनॉइड है, एक छोटा सा, उसके बाद तुम्हारा शुरू कर दो। बार मैग्नेट वाला है वो 5-10 मिनट का, नहीं वो सब नहीं है, वो सब नहीं, सारा सब कुछ हट गया। मैं वापस से एक बार क्रॉस चेक भी कर लूंगी, ऐसे हट गया। और उसके बाद तुम्हारा शुरू हो जाएगा सीधा EMI। अब EMI शुरू हो जाएगा। बुक 1 जो है तुम्हारा फ्राइडे से पहले तो नहीं, लगभग कर जाएगा। EM वेव्स में तो तुम्हारे को याद ही करना है। EM वेव्स में तुम लोगों को बताया था खाली डिस्प्लेसमेंट करंट का छोटा। डिस्प्लेसमेंट करंट इस बार वाले में इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार ऐड हुआ है सिलेबस में, पिछले 2 साल से नहीं।